दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोगों का 6 जुलाई का जो एग्ज़ाम होगा हिस्ट्री का क्लास 12 का, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले जो आपके डायरेक्ट मंथली एग्ज़ाम में यही से सब देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग का दिया गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिस धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। किसको हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में लुम्बिनी दिया है, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, तो ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथों का संकलन मुख्य रूप से किस भाषा में किया गया था। तो मुख्य रूप से किस भाषा में किया गया था? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या अर्धमागधी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, आप लोगों का प्राकृतिक हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते तो इसमें पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आप लोगों का कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 15 है या 18 है या 12 है या 10 है। तो पुराणों की संख्या आप लोगों का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 18 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 18 गो है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का पूछा गया है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो कैसा था मेरे प्यारे दोस्तों महाभारत कालीन समाज का स्वरूप? तो पृष्ठात्मक थे या मातृत्वात्मक थे या कुशलतात्मक थे या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग का बी नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, पृष्ठात्मक हो जाएगा आप लोग का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 कि महाभारत के रचनाकार या रचना किसने की। तो आप लोग का जो राइट उत्तर होगा 5 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेद व्यास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध जो था उसका बचपन का क्या नाम था? तो उसका बचपन का नाम जो था मेरे प्यार तो सिद्धार्थ था। क्या था? तो सिद्धार्थ आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की ओर। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर सी लिखा है, आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग का 7 नंबर में दिया गया है कि महाभारत काल की जाति व्यवस्था की विशेषता लिखिए। ठीक, तो महाभारत काल में समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक, 4 वर्गों में, वर्णों में। एक हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा था। ठीक, प्रत्येक वर्ण के लोगों को अपना अलग अलग कार्य था और प्रत्येक लोग अपना अपना अलग अलग कार्य करते थे। ब्राह्मण शिक्षा देते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, वो शूद्र जो होते वो सेवा करते थे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मण होता है वो ब्राह्मण क्या करते तो शिक्षा देते थे, और जो क्षत्रिय होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो रक्षा कराते थे, और जो आप लोग का वैश्य जो होता है वो व्यापार कराता था, वो जो शूद्र जो होता है वो सेवा करता था। ठीक, याद कर लीजिएगा। इस प्रकार समाज में कार्यों का बंटवारा किया गया था। बढ़ते 8 नंबर की ओर कि मनुस्मृति में वर्णित चांडालों का वर्णन कीजिए। तो चांडालों का वर्णन कैसे कीजिएगा? कि मनुस्मृति में चांडालों को समाज का सबसे नीच वर्ग माना गया है। जो चांडाल लोग होता है ना, सबसे नीचे जाति का इसको माना जाता है। ठीक, समाज में उन्हें गांव से बाहर रहने के लिए कहा जाता है। और उन्हें क्या कहा जाता है? तो गांव से बाहर रहने के लिए कहा जाता है, और समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसका मुख्य काम सफाई तथा अन्य कठिन कार्यों करना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि स्त्रीधन से आप क्या समझते हैं। तो स्त्रीधन वह धन है, वस्तुएं, गहने, कपड़े आदि होते हैं। ठीक, जो स्त्रीधन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो वस्तुएं, गहने, कपड़े आदि होते हैं जो किसी स्त्री का जो विवाह होता है तो उसको दिया जाता है। ठीक है, उपहार या परिवार से प्राप्त होते हैं, और उसको आप लोगों को परिवार से उसे प्राप्त होता है, और जिन पर उसका अपना अधिकार होता है, जिन पर उसका ही सिर्फ अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि अंतर्विवाह से आप क्या समझते हो। तो अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विवाह से है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति वर्ण या समुदाय के भीतर विवाह करता है, मतलब अपना जात में ही वो शादी कर लेता है। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं अंतर्विवाह, इसे अंतर्विवाह कहते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी। ठीक, ये आप लोग सेक्शन सी में दिया गया है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब सांची के स्तूप और अन्य स्मारक टूट फूट की स्थिति में थे तब भोपाल के बेगमों ने इसके संरक्षण में रुचि दिखाई।
उन्होंने इस ऐतिहासिक स्मारकों के मरम्मत और देखभाल के लिए सहायता दी। बेगमों ने पुरातत्व विभाग को भी सहयोग किया, जिससे सांची के स्तूप को सुरक्षित रखा जा सका। उनके प्रयासों के कारण आज सांची का स्तूप भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुरक्षित है और देश विदेश के लोग इसे देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।